आज के वीडियो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2 में मैं बात करने वाला हूं शेयर कितने टाइप के होते हैं, शेयर मार्केट में कैसे कोई इन्वेस्ट कर सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है और कुछ बिगिनर्स के दिमाग में सवाल आते हैं कि आखिर शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। ऐसे सवालों का जवाब दूंगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा शेयर मार्केट में किसी को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीट द रस पे। दोस्तों, इस सीरीज का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो निश्चित ही वो वीडियो आपको देखनी चाहिए, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे लगा दिया हूं, तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखें, जिसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है स्टॉक मार्केट क्या है, टाइप ऑफ मार्केट, इन्वेस्टर्स कैटेगरी, ट्रेडिंग टाइमिंग क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में उस वीडियो में दे रखा है। इंडिया में शेयर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है डीवीआर यानी डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर, तीसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। अगर तीनों के डिफरेंस की हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स में आपको डिविडेंड मिलता है और साथ ही वोटिंग राइट मिलता है आपके अपने स्टेक के अनुसार। अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का, तो ये शेयर भी ऑलमोस्ट इक्विटी शेयर टाइप का ही होता है, लेकिन ये इससे थोड़ा सा अलग होता है। इस कैटेगरी के शेयर होल्डर को थोड़ा सा डिविडेंड ज़्यादा मिलता है और साथ ही इनका वोटिंग राइट ऑप्टिमम 10% तक हो सकता है। दोस्तों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जहाँ पे इसका प्राइस ज़्यादा होता है, इसका ट्रेडिंग प्राइस कम होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल एक देना चाहूँगा टाटा मोटर्स का। करेंट टाटा मोटर्स का जो इक्विटी शेयर प्राइस 121 है, वहीं पे डीवीआर शेयर प्राइस आज की तारीख में करीब 43.3 है। तो नॉर्मली ये मार्केट यानी इक्विटी रेट से इसका ट्रेडिंग रेट कम होता है। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा प्रेफरेंस शेयर के बारे में। इस शेयर्स का बेनिफिट ये होता है कि आपको फिक्स डिविडेंड मिलते रहता है हर साल। ये इक्विटी शेयर जैसा नहीं है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी आपको डिविडेंड या अदर बेनिफिट मिलेगा। इसका फिक्स बेनिफिट होता है और हर साल मिलना ही मिलना है। लेकिन वहीं पे डिसएडवांटेज इस शेयर का ये होता है कि जहाँ पे इक्विटी शेयर में आपके पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर में आपके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करनी होगी। तो दोस्तों, किसी को अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसको 2 टाइप के अकाउंट की जरूरत होती है। एक है डीमैट अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे देखा जाए तो ये एक ही अकाउंट में समाहित रहता है और किसी भी कॉमन मैन के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा डीमैट अकाउंट है और कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट है। लेकिन अगर दोनों के बीच डिफरेंस की मैं बात करूं तो डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जैसे आपका सेविंग अकाउंट हो गया या आपका पर्स हो गया, मतलब आप अपने पर्स में पैसा, कार्ड वगैरह जैसा रखते हैं, वो एक तरह से डीमैट अकाउंट का फंक्शन होता है। वहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट का फंक्शन ये है कि सपोज आप पैसा खर्च करके कुछ सामान खरीद रहे हैं, उसके बदले में कुछ ले रहे हैं, तो वो फंक्शन हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का। यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट को अपने सेविंग अकाउंट से लिंक करना होगा, ताकि वहाँ से जब भी आपको पैसा विड्रॉ करना है या वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करना है एक दूसरे में, तो वो आप कर सके। अगर आपको कोई शेयर्स खरीद के होल्ड करना है तो आपको डीमैट अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। डीमैट अकाउंट का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो डीमैटेरियलाइज अकाउंट इसको कहा जाता है, क्योंकि एनएसई से पहले जब बीएसई में बहुत पहले तक जब फंक्शन होता था तो पेपर बेस एक्टिविटी होती थी, मतलब शेयर अगर किसी को खरीदना है तो आपको पेपर के थ्रू ही खरीदना होता था। लेकिन एनएसई आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम आया और उसमें डीमैट अकाउंट का चलन चालू हो गया। दोस्तों, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म में ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म अभी आज की तारीख में अवेलेबल है जो लिस्टेड है बीएसई और एनएसई में। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान आपको देना पड़ेगा, जैसे कौन सी कंपनी का ट्रेडिंग चार्ज कितना है, मेंटेनेंस चार्ज कितना है, इसके अलावा वो आपको अकाउंट ओपनिंग का कितना चार्ज ले रहे हैं। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो जरूरत होती है उसकी मैं बात करूँ तो आपको आधार की कॉपी, पैन की कॉपी और आपको अपने अकाउंट डिटेल की कॉपी केवल देनी होगी और ऑनलाइन आप अकाउंट खोल सकते हैं। अब जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, सबसे पहले कि आपको अपना सरप्लस पैसा ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए विथ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव कि आपको 5 साल 10 साल के बाद उस पैसों की जरूरत पड़े तो आप उस पैसे को निकाल सके। अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा है कि कल परसों गए इमरजेंसी में उसको ही जरूरत पड़ सकती है या डेली एक्सपेंसेस में उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसा पैसा आप स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें, क्योंकि हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद शेयर मार्केट डाउन चल रहा हो और आपको अपना पैसा लॉस में
निकालना पड़े। सेकेंड प्रिंसिपल्स है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों कभी भी स्टॉक मार्केट में एक सेक्टर या एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सेक्टर मार्केट में डाउन चल रहे हों और कुछ सेक्टर अच्छा चल रहे हों। जैसे अगर करंट टाइम की मैं बात करूं तो हेल्थ केयर सेक्टर आज की तारीख में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर आज की तारीख में डाउन है। इंडिया में अगर डिफरेंट सेक्टर की मैं बात करूं तो बहुत सारे सेक्टर्स में कंपनीज के शेयर अवेलेबल है, जैसे IT सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, FMCG वगैरह। हर सेक्टर से आपको कुछ ना कुछ शेयर सेलेक्ट करना है, जो कंपनी अच्छा कर रही होती है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये सिंगल कंपनी या डबल कंपनी सेंट्रिक भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो पर्टिकुलर कंपनी कल गए डाउन में चली जाए या कुछ और इशू वगैरह की वजह से उसका शेयर मार्केट बहुत नीचे चला जाए, तो यहाँ पे आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो। ना सिर्फ ये आपका सिंगल सेंट्रिक सेक्टर होना चाहिए, बल्कि ये आपका सिंगल सेंट्रिक कंपनी भी नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड प्रिंसिपल्स की मैं बात करूंगा कि पेशेंस। दोस्तों समुद्र का पानी और शेयर मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और स्थिर नहीं कर सकता। हो सकता है कल शेयर मार्केट डाउन जाए, परसों फिर अप हो जाए, तो ऐसे उथल पुथल सिचुएशन में हमको हमारे ऊपर पेशेंस रखना होगा। एक और सच्चाई बहुत बड़ी जो है कि स्टॉक मार्केट को किसी न किसी दिन क्रैश होना ही है, लेकिन साथ ही ये कुछ समय में ही बाउंस बैक करता है। क्रैश होने के बहुत सारे रीजन्स है, जैसे कोई पेंडेमिक हो गया, गवर्नमेंट डिसीजंस हो गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गया या इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर आप पेशेंस रख के इसको इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, और जब ये सिचुएशन बनता है मार्केट क्रैश होकर नीचे जा रहा होता है, वैसे सिचुएशन में अगर आपके पास पैसा है तो इन्वेस्ट करते रहिए। चौथा प्रिंसिपल है इन्वेस्ट विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी आपने देखा होगा कि एक स्टॉक या एक शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर मार्केट अपने ऑप्टिमम लेवल पे होगा, यानी सैचुरेशन लेवल के आसपास होगा। तो वैसे शेयर में आप इन्वेस्ट ना करके कोई ऐसी कंपनी और ऐसा शेयर चूज करिए जिसका ग्रोथ ठीक ठाक चल रहा हो और जो उसका करंट प्राइस और टारगेट प्राइस में एक बड़ा गैप हो। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर वो पर्टिकुलर शेयर अपने टारगेट प्राइस के आसपास भी पहुंचता है तो उसमें आपको मार्जिन मिल जाता है, जिसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है आप अपने आप को पहचानिए, आप किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा बेंजामिन ग्राहम का, जिन्होंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की बुक लिखी है। किताब में लिखा है कि आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। उनके हिसाब से दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक होता है एक्टिव इन्वेस्टर, जिसको उन्होंने इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर भी कहते हैं। दूसरा होता है पैसिव इन्वेस्टर, जिनको उन्होंने डिफेंसिव इन्वेस्टर भी कहा है। उनके अनुसार एक इन्वेस्टर जो वर्किंग करता है, रिसर्च पे फोकस करता है, वो ज़्यादा बेनिफिट लेके जाता है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि वो अपना टाइम और स्किल यूटिलाइज करता है ये रिसर्च करने में कि उस कंपनी का विजन क्या है, ग्रोथ कैसा रहेगा, मैनेजमेंट कैसा है, और तब जाके उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करता है। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार इनको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मार्जिन और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ग्राहम अपने बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक चीज़ और बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपके रिस्क के हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि आपको अपने काम के हिसाब से रिटर्न मिलता है। वहीं पे जो पैसिव इन्वेस्टर होते हैं नॉर्मली वो देखते हैं कि कौन सी कंपनी पिछले कुछ साल से अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और उसमें सिंपली वो इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग भी प्रॉफिट जनरेट करके अर्न करते हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं होता जो एक्टिव इन्वेस्टर यानी इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अर्न करता है। छठा और अंतिम प्रिंसिपल है मेक पिरामिड शेप इन्वेस्टमेंट। यानी जब मार्केट डाउन हो और क्रैश किया हुआ हो तब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें, और जैसे जैसे मार्केट अप जा रहा हो वैसे वैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट कम करते जाएं, क्योंकि जब भी ये पॉइंट से इस पॉइंट में अगर यहाँ पे पहुंचेगा शेयर मार्केट तो वहाँ पे आपके लॉसेस के चांसेस कम रहेंगे। जबकि यहाँ पे अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है और ये इस पॉइंट पे पहुँचता है तो आपकी अर्निंग की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई होती है। दोस्तों ये रहे 6 प्रिंसिपल्स, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही कम रिस्क में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे सवाल जो बिगिनर्स के दिमाग में आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फर्स्ट
क्वेश्चन जिनके दिमाग में आता है कि शेयर मार्केट एक गैम्बल है और यहाँ पे पैसे का नुकसान है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि गैम्बल में ऐसा होता है कि अगर आप कोई गैम्बल खेल रहे हैं और 100 रुपया लगा रहे हैं तो या तो आपको 100 रुपया प्लस करके वापस मिलेगा या वो 100 रुपया जीरो हो जाएगा। जबकि स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका जीरो नहीं होता है अनटिल अनलेस वो कंपनी पूरी तरह से डूब के ख़त्म ना हो जाए। तो ये हो सकता है कि 100 रुपया कुछ टाइम के लिए आपका 60 रुपया हो जाए, 80 रुपया हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप इसको देखेंगे तो निश्चित ही ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। कुछ लोग ये बताते हैं वो किसी कंपनी को ट्रस्ट नहीं करते इसलिए किसी कंपनी में वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने डोमेस्टिक यूज में बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, चाहे वो बिस्कुट हो, आटा हो या ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट। इसके अलावा मैं सर्विसेज की बात करूं तो कहीं ना कहीं हम में से हर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट एफडी या सेविंग अकाउंट रखे रहता है। वो हो सकता है एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या आईडीबीआई हो। इसका मतलब ये है कि हम ट्रस्ट तो करते हैं लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा चाहे कोई प्रोडक्ट हो जो हम डोमेस्टिक यूज में परचेज कर रहे हो या सर्विसेज किसी का यूज कर रहे हो तो क्यों ना उसी कंपनी के स्टॉक या शेयर में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास बहुत अच्छा आइडिया नहीं है इसलिए वो बैड सिलेक्शन करके अपना पैसे का नुकसान कर सकते हैं। कुछ हद तक ये बातें सही भी है, लेकिन उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास आइडिया नहीं है, आप रिसर्च करने में असमर्थ है, तो निश्चित ही आपको राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग का प्रोफाइल स्टडी करनी चाहिए। उस प्रोफाइल से आप निश्चित ही कुछ शेयर्स सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, जिसके फंड मैनेजर हाईली क्वालिफाइड और रिसर्च के एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं। इसका बेनिफिट आपको थोड़ा कम मिलेगा लेकिन हाँ जरूर मिलेगा। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। काफी हद तक ये भी बातें सच है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निश्चित ही कुछ ना कुछ सेविंग कर रहे होते हैं। उनको अपने सेविंग में से कुछ पैसा इन्वेस्ट करने चाहिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन फिलहाल कोई मार्केट में नहीं है। अगर आपके पास बहुत कम सेविंग हो रही है तो आपको भी म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन तलाशने चाहिए और उसके थ्रू आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 500 से स्टार्ट होता है मंथली इन्वेस्टमेंट में। पांचवा क्वेरी होता है जो कुछ लोग बताते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कहां से इन्वेस्ट स्टार्ट करना है। तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी तक जो हमने वीडियो बनाया है उसमें काफ़ी डिटेल मैंने शेयर कर रखी है, उसके थ्रू जाके आप निश्चित ही एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन कर सकते हैं और जो भी प्रोसीजर बताया गया है वैसे जाते हुए आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के आखिरी पड़ाव में मैं बात करना चाहूँगा किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। वैसे मेरे पास 100 से ज़्यादा रीजंस है किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल जो 5 मेजर रीजंस है उन्हीं रीजंस के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। इसमें सबसे जो पहला और बड़ा रीजन है बी पार्ट ऑफ अदर सक्सेस स्टोरी। दोस्तों एक कॉमन मैन के लिए अपने लिए एक बड़ी सक्सेस स्टोरी लिखना संभव नहीं है। अगर आप खुद के लिए सक्सेस स्टोरी नहीं लिख सकते तो जो दूसरे की सक्सेस स्टोरी है उसमें पार्टिसिपेट करिए। इमेजिन करिए कोई बंदा अगर रिलायंस जब स्टार्ट हुई होगी और तब शेयर खरीदा होगा, आज उसको कितना बेनिफिट मिल रहा होगा। तो ऐसे बेनिफिट उठाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो और हर जगह एक टाइम में अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता। इसीलिए उसको कवर अप करने के लिए और रिस्क को कम करने के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा सबसे आसान प्रोसेस आज की तारीख में ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जो मामूली से डॉक्यूमेंट्स काम के बाद आप हफ्ता दिन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा बेनिफिट है आज की तारीख में ये बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए या बैंक में एफडी करके रखिए, इतना रिटर्न कहीं पे नहीं मिलने वाला जहाँ जो आपको स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में मिल रहा है, बशर्ते आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा और रिसर्च किया हुआ हो। पांचवा बेनिफिट है टैक्स फ्री बेनिफिट। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके आप टैक्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं अगले वीडियो में इसको कवर करूंगा, यानी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 3 में। इसके अलावा मैं उस वीडियो में कवर करूंगा स्प्लिट शेयर क्या है, डिविडेंड्स कैसे मिलता है, बोनस शेयर्स कैसे मिलता है स्टॉक मार्केट में, और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा जिसको आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपका रिस्क कम से कम हो।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।